तो आज हमारी पाठ संख्या है 104। हमारा विषय है रेवती नक्षत्र। यह जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन अगर इन्हें पहले से पता चल जाए कि यह असफलता इनको प्राप्त हो सकती है तो फिर यह व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता इनके अंदर देखी जा सकती है क्योंकि यह असफल होना पसंद नहीं करते हैं। तो असफल होने की स्थिति में या केवल संभावना होने की स्थिति में ही यह जातक व्याकुल होने लगते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं आपका ज्योतिष मित्र राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के इस क्रम में हम लोग इस श्रृंखला के अंतर्गत भावों को, राशियों को और नक्षत्रों को पढ़ रहे हैं। भावों को और राशियों को हम पूर्ण रूप से विश्लेषित कर चुके हैं और नक्षत्रों को हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तक विश्लेषित कर चुके हैं। यह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध है कि क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे। और साथ ही साथ हम कुछ और श्रृंखलाएं भी प्रारंभ कर रहे हैं, जहां हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है उपायों की। जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे कुंडली में ग्रह खराब होते हैं या अशुभ फल देते हैं या निर्बल होते हैं, हम बिना कुंडली के कैसे समझ सकते हैं लक्षणों से कि कौन सा ग्रह हमारा खराब है। और यदि कुंडली में देखें तो ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जहां हम ग्रहों के निर्बल होने की, कमजोर होने की या अशुभ होने की स्थिति देख सकते हैं। फिर उनके उपाय क्या करने होते हैं। सामान्य उपाय होते हैं, तरीके अलग अलग हो जाते हैं। उपाय करने के जो शास्त्रोक्त तरीके हैं वही प्रयोग करने चाहिए। ये हमने अपनी श्रृंखला में प्रत्येक वीडियो में कहा है कि शास्त्रोक्त तरीकों को ही आप अपनाएं। तो आप इस श्रृंखला को हमारे इस वीडियो की एंड स्क्रीन में देख सकते हैं और अपने जीवन से संबंधित जो ग्रह हैं, जो ग्रह अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, उनके लिए उपाय भी आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही उपाय करें। यदि आपके जीवन में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जैसा कि हमने वीडियोस में चर्चा की है, तो आप उनके द्वारा भी समझ सकते हैं अपने ग्रह को और उस संबंधित ग्रह से संबंधित उपाय आप कर सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आपसे हमेशा अनुरोध रहता है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें ताकि ज्ञान का कोई भी सूत्र आपसे छूटे नहीं। वीडियो को स्किप कर करके देखने से आप सिर्फ अपने लिए देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही विशेष बात आप बीच में छोड़ जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। वर्तमान में हम रेवती नक्षत्र को पढ़ रहे हैं। पूर्व में हमने रेवती नक्षत्र का एक वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जहां हमने नक्षत्र से जुड़े हुए पहलुओं को जोड़ते हुए नक्षत्र को विश्लेषित किया था। आज हम द्वितीय भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज हमारी पाठ संख्या है 104। हमारा विषय है रेवती नक्षत्र। हमने पिछले वीडियो में इससे संबंधित सभी पहलू पढ़ लिए थे, यानी कि हम जान चुके हैं कि रेवती नक्षत्र का जो विस्तारीकरण होता है वह 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक मीन राशि के अंतर्गत होता है, यानी कि मीन राशि के अंत तक होता है और यह पूरा नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत ही आता है। यह एक गंडमूल नक्षत्र है और इसका स्वामी बुध है। तो बुध से हमने यहाँ बुद्धिमान होने की बात कही, बुद्धि की तर्क संगत होने की बात कही, और चूंकि मीन राशि का स्वामी गुरु है तो वहां हम जातक के आध्यात्मिक होने की बात करते हैं, आध्यात्मिकता के चरम की बात करते हैं। क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो केतु की ऊर्जा भी मीन राशि के अंदर पाई जाती है। तो हम आध्यात्मिकता के चरम के साथ साथ हम ध्यान के चरम की बात भी करते हैं। ध्यान भी आध्यात्मिकता का चरम ही है। और हम कल्पनाशीलता की बात करते हैं तो इसका जो मीन राशि का तीसरा ग्रह जो कि स्वामित्व रखता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे भी इस मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त है, वह नेपच्यून है। और नेपच्यून इसी प्रकार की
गतिविधियां जातक के अंदर देता है, यानी कल्पनाशीलता, सोचना। तो यह सब चीजें भी आप इस नक्षत्र के जातकों में पा सकती हैं। अगर सामान्य तौर पर इस नक्षत्र के जातकों को समझें तो यह मध्यम लंबे कद के होते हैं, काठी अच्छी होती है इनकी, दूसरों के प्रति ईमानदार होते हैं, धार्मिक विचारों वाले होते हैं। आप यहां बुद्धिमानी की बात भी कर सकती हैं। यह जातक जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं और यह अपनी शर्त पर ही जीवन को जीना चाहती है और यह अपनी योग्यता के आधार पर ही जीवन में प्रगति भी करते हैं। इनका रुझान अगर देखा जाए तो शिक्षा की ओर होता है, धर्म की ओर होता है, दर्शन की ओर होता है, इतिहास और पुरातत्व की ओर इनका रुझान होता है, यानी हम पुरातन सभ्यता की बात कर सकते हैं। तो यहां जातक इस प्रकार के रुझान रखते हैं। और अगर हम कहें कि यह जातक दूसरों के रहस्य को दबा के रखने में कठिनता महसूस करते हैं, यानी रहस्य बना नहीं पाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके पेट में कोई बात नहीं बचती है। यह दूसरों पर सहज ही विश्वास नहीं करते और यदि विश्वास एक बार इनका जाग जाए तो फिर यह उसके साथ में बॉन्डिंग जो है बहुत मजबूत कर लेती है। यानी कि पहले तो विश्वास करते नहीं है और यदि विश्वास हो जाए तो फिर आप यह कहिए कि वह इनका सबसे प्रिय व्यक्ति भी हो सकता है। इन जातकों की परवरिश अच्छी होती है, यानी कि आप कह सकते हैं अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं, अच्छे संस्कार इन्हें प्राप्त होते हैं, अच्छी परवरिश की जाती है इनकी। और यह जातक भविष्य के बारे में अधिक सोचते भी नहीं है। यह वर्तमान में जीने वाले होते हैं और वर्तमान में जीते हुए यह अतीत को भी ज्यादा याद नहीं करते हैं। आशावादी होते हैं, दानी होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में और कभी कभार जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं उनसे यह विचलित नहीं होते हैं। लेकिन यदि यह परेशानियां, यह परिस्थितियां जब अत्यधिक विकट रूप धारण कर लें, ज्यादा परेशान करने वाली हो जाए, तो यह विचलित होकर कभी कभी एकांतवादी भी हो जाते हैं। स्वभाव इनका राजसिक होता है, राजसी स्वभाव वाले होते हैं, रीगलिटी होती है इनके अंदर, रॉयल्टी होती है और दूसरों से मेल जोल भी अच्छा बना के रखते हैं। हालांकि बहुत अधिक घुसते नहीं है, लेकिन मेल जोल इनका अच्छा बना के रखते हैं। दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। इन्हें जो है दूसरों से मदद प्राप्त होती है, लेकिन अपनों से ही मदद प्राप्त नहीं होती है। जो बहुत करीबी होते हैं इनके, उनसे इन्हें मदद प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह दूसरों की मदद करना बहुत पसंद करते हैं और सीखने में आनंद लेने वाले होते हैं। क्योंकि हम गण की जब बात करते हैं देव, तो जब देवगण की बात आती है तो सीखने में आनंद लेने वाले जातक यहां भी देखे जाते हैं। यानी सीखते हैं, या यूं कह सकते हैं कि आनंद ले लेके सीखते हैं। जातक अपने सिद्धांत और विवेक से चलने वाले होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। परोपकारिता इन जातकों के अंदर देखी जाती है। भौतिक दुनिया के प्रति जो इनका रवैया होता है वह वैराग्य वाला होता है, संन्यास वाला होता है, जिससे कभी कभी यह कल्पनाशीलता में डूबने लगती है। और अगर हम इन जातकों के दिल की बात कहें, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसकी शक्ति के बारे में, क्षीरद्यापिनी शक्ति, तो वहां से हमने गौ माता को समझा था और गौ माता से हमने दया को समझा था, ममता को समझा था, परोपकारिता को समझा था, मोह त्याग, सब कुछ हमने समझा था। तो हम यहाँ जातकों में इस प्रकार के भी गुण देख सकते हैं कि यह जातक सबसे नाजुक प्राणियों की सुरक्षा करना पसंद करते हैं, उनका पोषण करना पसंद करते हैं। बच्चों के साथ इन जातकों का विशेष लगाव होता है, तो बच्चों की भी रक्षा और पोषण करने की जिम्मेदारियां यह जातक अपने आप ही उठाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि परोपकारिता की भावना तो इनके अंदर है ही, तो इस प्रकार के गुण भी इनके अंदर देखे जा सकते हैं। इन जातकों को क्रोध आसानी से आ जाता है, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ में कोई समझौता नहीं करते, यानी सिद्धांतों को छोड़ते नहीं है। इनको निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी भी होती है, अंधविश्वासी भी होती हैं। अंधविश्वास इनके अंदर कुछ ज्यादा हो सकता है। अगर धर्म के संबंध की बात करें तो धर्म के संबंध में यह जातक रूढ़िवादी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु की ऊर्जा के साथ में जब केतु की ऊर्जा जुड़ती है तो वहां इस प्रकार की परिस्थितियां देखने को प्राप्त हो सकती हैं। यह जब हम पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब अन्य ग्रहों की स्थिति परिस्थिति के अनुसार भी इन बातों को समझते हैं कि कहीं अत्याधिक रूढ़िवादी तो नहीं हो सकता है, अत्याधिक रूढ़िवादी हो जाए। यह जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन अगर इन्हें पहले से पता चल जाए कि यह असफलता इनको प्राप्त हो सकती है तो फिर यह व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता इनके अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि यह असफल होना पसंद नहीं करते हैं। तो असफल होने की स्थिति में या केवल संभावना होने की स्थिति में ही यह जातक व्याकुल होने लगते हैं।
कविता के क्षेत्र में, यानी यह जातक कवि हो जाते हैं, क्योंकि कल्पनाशीलता की बात होती है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाली बात हो जाती है। तो यहाँ कल्पनाशीलता से इन जातकों के अंदर कविता करने की भावना भी आती है। हमने गौ माता को भी समझा, क्षीरदे अपनी शक्ति को भी समझा, हमने इसके देव को भी समझा। तो हमने इन सभी बातों से चिकित्सा के क्षेत्र को भी देखा। जब पोषण की बात आती है, रक्षा की बात आती है, तो चिकित्सा की बात भी आती है। तो हम चिकित्सकों को भी देख सकते हैं। जब हम चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं तब भी आप जातक देखेंगे। लोक प्रशासन की बात करते हैं तो हम लोक प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों की बात करते हैं, वहां भी जातक देखे जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह जातक इनमें से किसी एक प्रोफेशन में कुख्यात हो जाते हैं। एक विख्यात होता है, एक कुख्यात होता है। तो यह कुख्यात होने की कंडीशन में हो जाते हैं, यानी कि हम नकारात्मकता भी देख सकते हैं। वह किन परिस्थितियों में देखेंगे, वह हम कुंडली लगाने के बाद समझ पाएंगे कि कब यह नक्षत्र पीड़ित हो रहा है, कब नक्षत्र स्वामी पीड़ित हो रहा है। तब ऐसी परिस्थितियों में हम नकारात्मकता की बात कर सकते हैं। अक्सर यह जातक अपने जन्म स्थान से दूर, विदेश या स्वदेश में ही अपने जन्म स्थान से दूर रहकर नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बसते हैं। यह जातक अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से जीवन में सफल होते हैं। लेकिन यह भी देखा जाता है कि इन जातकों में अक्सर, अधिकांशतः जातकों के साथ यह परिस्थितियां हो सकती हैं कि यह नौकरी में बदलाव करते रहते हैं या इनकी नौकरी में बदलाव होता रहता है। 50 वर्ष की आयु तक अगर हम बात कहें तो यह जातक जो भी कार्य करते हैं, जहां भी कार्य करते हैं, जिस भी नौकरी में होते हैं, वहां इनकी मेहनत के अनुसार, इनके किए गए कार्यों के अनुसार इन्हें पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी इन्हें कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है। अगर हम 27 वर्ष से 42 वर्ष के मध्य की बात करें तो इन जातकों के जीवन में आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, सामाजिक समस्याएं आ सकती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं आ सकती हैं। जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि इन जातकों को अपने करीबियों से मदद प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ यदि हम देखें तो इनको अपने पिता से भी मदद प्राप्त नहीं होती है, सहयोग प्राप्त नहीं होता। दूसरों से मदद प्राप्त होती है, यदि मदद करते हैं तो मदद प्राप्त भी होती है, लेकिन अपनों से ही इन्हें मदद प्राप्त नहीं होती। वैवाहिक जीवन आमतौर पर इनका अच्छा होता है। और यदि हम इस नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं की बात करें तो यह महिलाएं सुनने में थोड़ी कठिन होती हैं। इनकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, तीखी हो सकती है, लेकिन अच्छी नैतिकता होती है महिलाओं में। यह अपनी बाकी जो महिलाएं होती हैं, महिला के ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर यह बहुत लोकप्रिय रहती है। इस नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं की बात करें, जानवरों से प्रेम करती हैं, तो जानवरों से तो पूरे नक्षत्र के जातक भी प्रेम करते हैं। यानी हम यहां यह बात समझ सकते हैं कि चूंकि जो देव है पूषण, वह जानवरों के संरक्षक देव माने जाते हैं। तो यहां जानवरों के संरक्षा की बात आती है तो पूरे नक्षत्र में जन्मे हुए जातक, यानी रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए सभी जातक जानवरों से प्रेम करने वाले होते हैं, जानवरों का पोषण करने वाले होते हैं, जानवरों के लिए कार्य करने वाले हो सकते हैं। तो हम यहाँ इस प्रकार से भी जातकों को समझते हैं। तो यह जो महिलाएं होती हैं वह सज्जाकार होती हैं, डिजाइनर होती हैं, सदैव मुस्कुराने वाली होती हैं। इनकी आंखें आमतौर पर काली या भूरी होती हैं। इस नक्षत्र के जातक अक्सर पतले होते हैं, शारीरिक रूप से आकर्षक होते हैं, भौतिकता को पूर्ण रूप से भोगने वाले होते हैं। भले ही अमीर ना हो, भाग्य में अमीर होना ना लिखा हो, तब भी भौतिकता को यह पूर्ण रूप से भोगते हैं। तो इनके पास में इस प्रकार से भौतिक वस्तुओं का संग्रहण हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि यह भौतिक सुख की सभी वस्तुओं का संग्रह अपने पास कर लेते हैं और भौतिकता को पूर्ण रूप से भोगते हैं। क्योंकि भौतिकता होगी तभी आध्यात्मिकता की ओर इनका रुझान होता है। जब भौतिकता से ऊब जाते हैं तब आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भौतिकता को पूर्ण रूप से भोगते हैं और संसाधनों का उपयोग जो है ये बहुत ही समझदारी से करते हैं। और यह उन लोगों को सलाह देने का कार्य करते हैं जिनके जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं। आमतौर पर सलाहकारों की बात करते हैं तो हम रेवती नक्षत्र के जातकों को भी सलाहकार के रूप में देख सकते हैं। यहां इस नक्षत्र के जातकों में अध्यात्म देख सकते हैं, ध्यान देख सकते हैं, धार्मिकता की रूढ़िवादिता देख सकते हैं, धार्मिकता का चरम देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम यहां कुछ नकारात्मक बातें भी देख सकते हैं कि यदि नक्षत्र पीड़ित हो जाए, नक्षत्र स्वामी पीड़ित हो जाए, तो यहां जातकों में विपरीत परिस्थितियां भी आ सकती हैं।
हम बुद्ध से बात करते हैं वाक शक्ति की और बुद्ध पीड़ित हो जाए तो जातक व्यर्थ बोलने वाला हो सकता है, निरर्थक बोलने वाला हो सकता है। हम गुरु से बात करते हैं ज्ञान की, गुरु पीड़ित हो जाता है तो हम जातक के ज्ञान में कहीं ना कहीं खोखलापन देख सकते हैं, पाखंड देख सकते हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो हम पूरी कुंडली देखने के बाद ही समझ पाते हैं। अगर हम जातकों के जीवन में आजीविकाओं की बात करें तो जातक ज्योतिषी हो सकते हैं, रेकी हीलर्स की बात कर सकते हैं, टैरो रीडर्स की बात कर सकते हैं। यानी ज्योतिष के क्षेत्र में जितनी भी विधाएं हैं उन सभी में यह जातक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कल्पनाशीलता अच्छी होती है। इनके पास में जो अनुभास की शक्तियां हैं वह भी अच्छी होती हैं। यदि ये ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्म की ओर झुके हुए हैं तो इनके अंदर शक्तियां भी प्राप्त होती हैं जो कि उन्हें इस क्षेत्र में सहायता प्राप्त करती हैं। तो हम यह शिक्षा की बात करते हैं तो यह अध्यापक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, दर्शन के प्रोफेसर हो सकते हैं, इतिहास के प्रोफेसर हो सकते हैं, पुरातन जो साइंस है उसके प्रोफेसर हो सकते हैं, पुरातन सभ्यता की बात कर रहे हैं उसके भी प्रोफेसर हो सकते हैं, उसे पढ़ाने वाले हो सकते हैं, उनसे संबंधित कार्य करने वाले भी हो सकते हैं कि वह उस प्रकार के डिपार्टमेंटों में कार्य करते हो। हम जल की बात करते हैं, इसका प्रतीक मछली है जो जल के अंदर तैर रहा है। तो जल से हम एक और आजीविकाओं की बात समझें तो नेवी की बात समझ सकते हैं, जल से संबंधित व्यवसायों की कार्यों की बात समझ सकते हैं। दूसरी ओर जल से हम आध्यात्मिकता की बात समझ सकते हैं, उच्च आध्यात्मिकता, जहां आत्मा ब्रह्मांड के अंदर तैर रही है। यह या तो मृत्यु उपरांत होता है या फिर ध्यान की स्थिति में होता है। यह दो ही परिस्थितियों में आत्मा ब्रह्मांड में तैरती नजर आती है तो हम उच्च आध्यात्मिकता की बात इन जातकों की कर पाते हैं। यह जातक उच्च आध्यात्मिक हो जाते हैं। वही इनका कार्यक्षेत्र भी हो सकता है। हमने पोषण की बात की, जानवरों की बात की, यानी अगर हम इसके देवता की बात करें पोषण तो वह जानवरों के संरक्षक है। तो जानवरों से संबंधित कार्यों में भी इन जातकों को देखा जा सकता है। कार्यों का मतलब यहाँ पर जानवरों का व्यवसाय नहीं बल्कि जानवरों की सेवा है। आवारा पशु हैं, उन्हें उठाकर एक सही स्थान पर ले जाकर उनकी सेवा करना, उनको उपचार देना, उनका भरण पोषण करना, यह इस प्रकार की सेवाओं की बात होती है। तो आप पशु चिकित्सक देख सकते हैं, जो कि सामान्य उपचारक क्षमताओं की बात करते हैं तो आप सामान्य चिकित्सक भी देख सकते हैं। हमने रेकी हीलर्स की यहाँ बात की, उस प्रकार की जो आध्यात्मिक ऊर्जाओं से चिकित्सा की बात होती है वह भी यहाँ देख सकते हैं। स्पर्श चिकित्सा वाले भी देख सकते हैं। आप यहाँ जितने भी पहलू हैं उन सभी से कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त करेंगे। बुद्ध से यहाँ फाइनेंस की बात होती है, बुद्धिमत्ता की बात होती है, वाक शक्ति की बात होती है, लेखन की बात होती है, कविता की बात होती है। तो इन सभी क्षेत्रों में आप जातकों का कार्य देख सकते हैं। गुरु से यहाँ आध्यात्म की बात होती है, पुरातनता की बात होती है, तो वह सभी क्षेत्र भी जातकों के लिए खुले हुए हैं। केतु यहाँ अध्यात्म का चरण देता है जो कि मीन राशि पर शासन करने वाला दूसरा ग्रह है, और नेपच्यून यहाँ कल्पनाशीलता देता है जो कि मीन राशि पर शासन करने वाला तीसरा ग्रह है। तो इन सभी ग्रहों की ऊर्जाएं भी जातकों के अंदर देखी जा सकती हैं। कल्पनाशीलता, दिवा स्वप्न, बैठे बैठे सोचना, इस प्रकार की गतिविधियों में भी जातक देखे जा सकते हैं। तो जब इस प्रकार की गतिविधियां जातकों के अंदर अधिक हो जाती हैं तो जातक आध्यात्मिक होते हैं, उनके अंदर सोचने की, समझने की शक्तियां बढ़ जाती हैं। अन्य कार्यक्षेत्रों की बात करें तो बैंकिंग की बात करते हैं, हम यहां सलाहकार होने की बात करते हैं, कंसल्टेंसी की। आप यहां पर वायुसेना की बात कर सकते हैं, एविएशन की बात कर सकते हैं, आकाश तत्व की हमने बात की थी तो एविएशन की बात कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, हमने यहाँ ऋषि कृतु के गोत्र से समझा, मोटिवेशन को समझा, प्रेरणा को समझा, तो प्रेरणा देने वाले हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं। महंत हो सकते हैं, प्रवचन करने वाले संत हो सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में आप इन जातकों को देख सकते हैं। यदि आपको रेवती नक्षत्र के जातकों का यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो, सटीकता के नजदीक लगा हो, गहराई को छूता हुआ लगा हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और आपसे एक गुजारिश और रहती है कि वीडियो को पूरा देखें। जब हम किसी नक्षत्र के बारे में या किसी भी विषय पर बता रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप स्किप करके देखते हैं और अपने मतलब की बात देखते हैं तो कोई विशेष सूत्र आपसे छूट सकता है। थोड़ा सा ही समय लगता है, वीडियो को पूरा देखें और नीचे जितने बटन हैं उन पर ध्यान दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने अपनों तक हमारा संदेश पहुंचाएं
और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका आप आंसर चाहते हैं, आप समाधान चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली के द्वारा अपने सभी प्रश्नों का उत्तर हमसे पा सकते हैं। लेकिन हम एक बार में सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। हमारा लाइव सेशन वीकेंड में होता है। पूर्व में आप किसी भी पोस्ट के नीचे, हम एक पोस्ट उससे पहले इंफॉर्मेटरी डालते हैं, उस पोस्ट के नीचे आप अपना कमेंट बॉक्स में डिटेल डाल दीजिए, प्रश्न डाल दीजिए। लाइव होने से पहले आपकी कुंडली का अध्ययन हो जाएगा, आपके प्रश्न का अध्ययन हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर और उसका समाधान आपको लाइव में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी शर्त सिर्फ इतनी है कि आप लाइव में थोड़ी देर रुकें, इंतजार करें। जब हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तुरंत भागें ना, हम आपको समाधान थोड़ा रुक कर ही देंगे, तुरंत नहीं देंगे। इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही लोगों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वह तुरंत लाइव छोड़कर निकल जाते हैं। आपसे हमने फीस के रूप में सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांगा है और आपका टाइम मांगा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन और टाइम दोनों दे सकें तो आप प्रश्न अवश्य पूछें। अन्यथा जो फी, जो दक्षिणा हम आपसे यहां मांग रहे हैं, यदि वह देने में आप असमर्थ हैं तो आप कहीं भी शिकायत ना कीजिएगा कि आपके गुरु के आपको खराब फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम तो दक्षिणा स्वरूप यही मांग रहे हैं आपसे। तो आइए हमारे लाइव में अपने प्रश्न का उत्तर पाइए, थोड़ा समय हमें दीजिए और हमारे वीडियोस में जितनी भी ज्ञान की बातें हैं वह सब समझते जाएं। ज्योतिष को पूरा समझ सकते हैं आप। तो अगले वीडियो की बात करते हैं। अगले वीडियो में हम रेवती नक्षत्र के जातकों को चरणानुसार विभक्त करके देखेंगे। वहां उनके अंदर किस प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, किस प्रकार बदलाव आते हैं। पूरे नक्षत्र को हमने समझ लिया, लेकिन अलग अलग चरण के जातकों में किस प्रकार के अलग अलग बदलाव देखने को प्राप्त हो सकते हैं वह हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो रेवती नक्षत्र के अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभम